तो एक डेटाबेस जो है उसमें ये आसान ही है बेसिकली। अभी बिल्कुल दरमियान में था टॉपिक, जब मिड टर्म होता है ना 22 लेक्चर पे, तो वो बिल्कुल दरमियान में होता है टॉपिक, ठीक है। मतलब वो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन वाला जो स्टेप था ना वो चल रहा होता है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है पकड़ना इसको दोबारा। तुम्हें याद होएगा 3 स्कीमा होते थे, इंटरनल, फिजिकल, एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो फिजिकल लेवल होता था उसके ऊपर ये होता था कि डेटाबेस जो है वो डिस्क के ऊपर किस तरीके से स्टोर की जाती है, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें ये याद आनी चाहिए कि फिजिकली डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं आप स्टोरेज मीडियम के ऊपर। दूसरा एक लफ्ज आपने पढ़ा था बड़ी डिटेल में, ये तो आपको एग्जाम में भी आया होगा, नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें वो होता था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती थी, इस तरह की चीजें थी। सिर्फ ये याद करने की कोशिश करो कि नॉर्मलाइजेशन करते क्यों थे, मसला क्या था, क्यों करते थे नॉर्मलाइजेशन। तो दो वजूहत थी। एक ये थी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है दुनिया में डेटाबेस की, यानी दुनिया में कोई भी डेटाबेस बनाएगा तो वो अपने तरीके से बना रहा होता है। अगर वो उसको नॉर्मलाइज कर दे तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो एक्सेप्टेड है कि भाई नॉर्मलाइज डेटाबेस हर एक को पता है कि इसका क्या मतलब है, कि फर्स्ट एनएफ है, सेकंड एनएफ है, थर्ड। एक तो ये कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के लिए करता है। और दूसरी वजह ये थी कि एनॉमलीज यानी एरर्स से बचने के लिए करते हैं कि हर पीस ऑफ डेटा एक जगह पे ही स्टोर हो। तो नॉर्मलाइजेशन बड़ा अच्छा अमल है, लाजमी करनी पड़ती है, करनी चाहिए, सो ऑन। लेकिन बहरहाल एक इधर डी नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है। डी नॉर्मलाइजेशन तुम इसलिए करते हो, ये अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी ये बात समझ आएगी। नॉर्मलाइजेशन जब करते थे तो तुम्हारे पास याद है एक बड़ा सा टेबल होता था, हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, तो दोनों में ये था कि एक बड़ा सा टेबल था। जब हम एंड पे फारिग हो जाते थे नॉर्मलाइजेशन करके, तो हमारे पास 3 4 छोटे छोटे टेबल होते थे। हमेशा ये होता था कि नॉर्मलाइजेशन में टेबल स्प्लिट होता जाता है, टूटता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम इसको फिजिकल लेवल पे देखो, लॉजिकल लेवल पे तो ये बहुत अच्छा था कि हर चीज एक जगह पे स्टोर हो रही होती थी। लेकिन अगर तुम इसको फिजिकल लेवल पे देखो तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है अब वो एक टेबल में नहीं पड़ा हुआ, अब वो 4 जगहों पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो जब आपने उस स्टूडेंट का डेटा उठाना है तो पहले आपने एक टेबल से उठाना है, फिर दूसरी से उठाना है, फिर तीसरी से उठाना है, फिर चौथी से उठाना है। तो हार्ड डिस्क घूमती रहेगी, आप 4 मुख्तलिफ जगहों से जाके उसका रिकॉर्ड उठाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, स्लो हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन लॉजिकल लेवल पे तो बहुत अच्छी है, लॉजिकल लेवल पे तो हर किस्म के एरर से आपको, हर किस्म की मुसीबत से बचाती है। लेकिन हाँ, फिजिकल लेवल पे उसका थोड़ा सा नुकसान है, बहुत थोड़ा सा। मतलब वो नुकसान यही है कि बस डेटा आपका बिखरा होएगा। आप इसमें विंडोज में ये नहीं चलाते, बल्कि आजकल तो नहीं चलाते, आजकल तो विंडोज ने ये खुद ब खुद कर दिया है। लेकिन ये डिफ्रेगमेंटर होता था विंडोज में, ठीक है। इवन विंडोज 7 विंडोज 8 तक इसको हाथ से चलाना पड़ता था। तो अब कोई नहीं चलाता क्योंकि अब ये खुद ब खुद चल रहा होता है पीछे। तो डिफ्रेगमेंटर एग्जैक्टली यही काम करता है कि आपकी जो फाइल्स बिखरी हुई पड़ी होती हैं डिस्क पे, होता क्या है कि अगर आपकी कोई वर्ड की फाइल है बड़ी सी, तो वो डिस्क पे बिखरी हुई पड़ी होती है। तो जब आप उस फाइल को खोलते हो तो डिस्क से वो 10 12 हिस्सों से जाके डेटा उठाता है, फिर सामने वो स्क्रीन पे आपकी चीज नजर आती है। तो वो स्लो होता है थोड़ा सा। तो ये डिफ्रेगमेंटर ये करता था कि उस फाइल को इकट्ठा कर देता था एक ही जगह पे। तो डी नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल यही होएगी कि वो छोटी टेबल्स को दोबारा जोड़ेगी या एक दूसरे के साथ साथ स्टोर करेगी ताकि डेटा एक्सेस तेज होए। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल एरर से बचाती है, इंतहाई ज़रूरी है। डी नॉर्मलाइजेशन शायद 100 में से 1 बंदा करता है, ठीक है। और वो वही बहुत बड़ी बड़ी डेटाबेसेस में होती होगी जहाँ पे एक्सेस स्पीड, एक्सेस टाइम का इशू बनता है, वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो आपको कम करना होता है। तो अब ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात चल रही है कि भाई आपने फिजिकली जो डेटा डिस्क से एक्सेस करना है उसकी स्पीड तेज करनी है, उसको एफिशिएंट करना है, इस तरह की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करें। अ, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जैक्टली यही एग्जांपल्स इसने दिए हुए हैं कि एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो स्टूडेंट में भी पढ़ा है, कोर्स में भी पढ़ा है,
इनरोल्ड की टेबल में भी पड़ा है, तो तुम्हें एक स्टूडेंट का डेटा उठाने के लिए 4 जगहों पे जाना पड़ता है। ये सिचुएशन ज़रा ख़राब। हाँ, ये अच्छा है। ये भी हमने एग्जांपल किया था ना कि एक एम्प्लॉई है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसकी उस हिसाब से सैलरी है। अब अगर उसका बंदे का डेटा उठाना है तो तुम्हें ये 3 मुख्तलिफ टेबल्स में घुसना पड़ता है, तो ये इनएफिशिएंट होता है। अब ये टोटली प्रोग्रामर की मर्जी है, टीबीए की मर्जी है कि वो क्या चाहता है। क्या वो उसको इसी हालत में छोड़ना चाहता है या वो इनको किसी तरीके से कंबाइन करके उनकी एक्सेस स्पीड तेज करना चाहता है। ठीक है, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो 100 में से 100 बंदे करते हैं, उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। डी नॉर्मलाइजेशन 100 में से 1 डीबीए करता होगा, वो भी सिर्फ वो करता होगा जिसको स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है, एक्सेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है, वरना आप डी नॉर्मलाइजेशन नहीं करते यूजली। पार्टीशनिंग बहरहाल हम करते हैं। पार्टीशनिंग एक बेसिक वो है, रूल है उसका, इसका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। अगेन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में सारी जो गेम है वो एक्सेस टाइम की है। इस बात को समझो, स्पीड की है, एफिशिएंसी की है। तुम एटीएम कार्ड डालते हो मशीन के अंदर और अगर पीछे डेटाबेस को 3-4 मिनट लग जाएं क्योंकि वो तुम्हारा डेटा उठाने के लिए पहले एक जगह जा रही है, फिर दूसरी जगह जा रही है, फिर तीसरी जगह जा रही है, तो तुम एटीएम पे खड़े रहोगे जब तक तुम्हें आंसर वापस नहीं आता। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, डीबी स्लो है। अब डीबीए को कहा जाएगा कि भाई डीबी स्लो है, बताओ क्या करें। तो उसके पास डिफरेंट रास्ते होते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है। जो डी नॉर्मलाइजेशन उनमें से एक रास्ता है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो डी नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली करते क्या है, इट लीड्स टू मर्जिंग डिफरेंट रिलेशंस, टेबल्स को कंबाइन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में टेबल्स को तोड़ते थे, डी नॉर्मलाइजेशन में वापस कंबाइन करते हो, बट अगेन फिर ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन डीबीए पार्टीशनिंग बहुत ज्यादा करता है। पार्टीशनिंग क्यों करता है? पार्टीशनिंग का मतलब है कि एक बड़ी टेबल के छोटे छोटे हिस्से बनाना है। अगेन वो बैंक वाला एग्जांपल है, बैंक के 2 लाख कस्टमर्स हैं, तो उनका एक टेबल होएगा जिसमें 2 लाख कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है। अब जब आप अपना एटीएम कार्ड डालते हो उसके अंदर, तो आपको उसने सर्च करना है ना, उस टेबल के अंदर सर्च। अब वो 2 लाख रिकॉर्ड्स में से सर्च करने में जाहिर बात है कुछ टाइम लगेगा। अगर वो टाइम काबिल बर्दाश्त नहीं है तो डीबीए को कुछ करना पड़ेगा, डीबीए पार्टीशनिंग कर देगा। अब वो क्यों पार्टीशनिंग करेगा? बेसिकली जो मोटिवेशन है वो ये है कि वर्कलोड रिड्यूस करना है, कि वो जो टेबल में 2 लाख सर्चेज हो रही हैं उनको किसी तरह से कम करना है, वर्कलोड बैलेंस करना है, कि मतलब वो डिवाइड करना है। बेसिकली स्पीड है इसमें, हर हर चीज़ के पीछे मोटिवेशन जो है वो स्पीड है। पार्टीशनिंग 2 तरीकों से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ये होती है, अपने दिमाग में एक टेबल लाओ बड़ा सा, उसमें 10 कॉलम है, 10 कॉलम और 2 लाख रिकॉर्ड्स हैं। दिमाग में पिक्चर बनाओ कि 2 लाख रोज हैं और 10 कॉलम्स बने। अब हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ये होगी कि तुम उसके 1-1 लाख के 2 हिस्से बना देते हो, यानी 1 लाख रिकॉर्ड एक टेबल में और 1 लाख रिकॉर्ड एक टेबल में। तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में ये होता है कि टेबल इज स्प्लिट बेस्ड ऑन रोज। ठीक है, विच मीन्स कि लार्जर टेबल इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर टेबल्स। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, वो लिखा ही नहीं हुआ उसने। अच्छा बाल, अच्छा नहीं, अच्छा उसकी किसमें लिखी हुई? अच्छा, उसकी किसमें लिखी हुई? ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में बेसिकली ये होता है कि कॉलम्स तो अपनी जगह पे कायम रहते हैं लेकिन रोज टूट जाती हैं। 1 लाख रोज एक जगह चलेगी, 1 लाख रोज एक जगह चलेगी। अच्छा, फायदा क्या होएगा? अब जब तुम एटीएम कार्ड डालते हो तो बजाय इसके कि वो 2 लाख सर्च करे, वो कोई 1 लाख सर्च करेगा, क्योंकि टेबल आपने तोड़ दी है, तो सारी बात है स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अब इशू ये है कि कौन सी 1 लाख करेगा, उसको क्या पता कि तुम किस में पड़े हुए हो, तुम पहली टेबल में हो, तुम दूसरी टेबल में हो, तीसरी किस में पड़े हुए हो तुम। तो इसके कई कई टेक्निक्स हैं इसकी। जो ज़्यादातर बैंक्स में या इसमें वीयू में इस्तेमाल होती होगी वो रेंज पार्टीशनिंग होती है। रेंज पार्टीशनिंग ये है कि तुम्हारी आईडी की रेंज पे, जैसे तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है या तुम्हारे केस में तुम्हारी वीयू की स्टूडेंट आईडी है, वो स्टार्ट होती है BC1940, कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। तो वीयू ने रेंज पार्टीशनिंग की होगी, उसने कहा होगा कि जो BC19 वाले हैं वो एक टेबल में पड़े हुए हैं, जो BC18 वाले हैं वो एक और टेबल में पड़े हुए हैं, जो 17 वाले हैं वो एक और टेबल में पड़े हुए हैं। अब जब तुम एक्सेस करने आते हो डेटाबेस को तो तुम्हारी आईडी है ना उसके पास, तुम्हारी आईडी उसको पता है BC19 है, तो वो सीधा जाएगा ही उस टेबल में जहां पे तुम पड़े हुए हो।
तो बजाय इसके कि वो 2 लाख पूरे के पूरे सर्च करे, वो सिर्फ चंद रिकॉर्ड में से कम, यानी 1 लाख में से सर्च कर रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नादरा 100% रेंज पार्टीशनिंग यूज करता होगा बेस्ड ऑन शनाख्ती कार्ड नंबर, क्योंकि अगेन वो भी सीरीज है। पीटीसीएल 100% रेंज पार्टीशनिंग यूज करता होगा बेस्ड ऑन योर टेलीफोन नंबर, ठीक है, क्योंकि ये वो तमाम डेटाबेसेस हैं नादरा की, पीटीसीएल की, जो बहुत ही बड़ी हैं। तो अगर ये हर दफा जब आप नादरा जाओ और अगर हर दफा वो मतलब पूरे पाकिस्तान की वो टेबल सर्च करने बैठ जाए, वो नहीं हो सकता, वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की कुछ किस्में हैं, उसमें से रेंज पार्टीशनिंग सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। दूसरी एक हैश पार्टीशनिंग है जो इस्तेमाल तो नहीं होती, मतलब हो भी सकती है लेकिन कम ही होएगी। इसका ताल्लुक जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हैशिंग पढ़ी थी ना, उससे है। हैशिंग की टेक्निक क्या होती थी कि हम उसको एक स्ट्रिंग देते थे और वो हमें एक इंटीजर रिटर्न करता था। तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे हैश का कि बजाय इसके कि आप टेबल को लीनियरली सर्च करो, एक टेबल को पूरी को सर्च करना है ना रिकॉर्ड निकालने के लिए, तो हम आपकी प्राइमरी की जो है ना वो एक हैश फंक्शन को पकड़ा देंगे। हैश फंक्शन हमें डायरेक्ट निकाल के एक नंबर देगा, एक इंडेक्स देगा और हम सीधा उस जगह पे चलते हैं। तो हैश पार्टीशनिंग वेरी यूजफुल, लेकिन इसमें ओवरहेड होता है ना कि हैश फंक्शन का बजाते खुद ओवरहेड होता है। लिस्ट पार्टीशनिंग इज ऑल्सो द सेम। लिस्ट पार्टीशनिंग में ये है कि तुम्हारे पास तुम 2 लिस्ट मेंटेन कर लेते हो। अब पता नहीं इसमें क्या होएगा, फॉर एग्जांपल मतलब पता नहीं, एक पंजाब के स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंटेन कर लेते हो, एक सिंध के स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंटेन कर लेते हो, और इसकी बेस पे तुम पार्टीशनिंग कर सकते हो। यानी अब 2 टेबल्स बन गई हैं, एक पंजाब की, एक सिंध की। अच्छा, अब जब स्टूडेंट लॉग इन होता है तो स्टूडेंट की तुम देखते हो कि वो है किधर का, पंजाब का है या सिंध का है, और तुम्हारे पास दोनों लिस्टें मेंटेन है, उनके हिसाब से तुम उसको कहीं पे भी रख देते हो, तो किसी भी उस एक टेबल में चले जाते हो। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में जो मोटिवेशन है वो ये है कि एक बहुत बड़ी टेबल के छोटे हिस्से करने हैं बस। रोज की बुनियाद पे कैसे करने हैं, उसके कई रास्ते हैं। ज़्यादा सबसे आसान जो है वो रेंज है, कि किसी एक एट्रीब्यूट की रेंज की बुनियाद पे उसको तोड़ दो। एक हैश फंक्शंस है कि तुम जो प्राइमरी की है वो एक हैश फंक्शन को दोगे और वो तुम्हें बता देगा कि इसको किस टेबल में डालना है। और फिर सर्च करना भी आसान है ना, क्योंकि सर्च करने के लिए जब यूज़र आएगा तो वो दोबारा प्राइमरी की देगा और तुम दोबारा हैश फंक्शन में से गुजारोगे तो तुम्हें बता देगा कि ये फलानी टेबल के अंदर पड़ा है। और लिस्ट पार्टीशनिंग भी यही है, लेकिन मतलब रेंज पार्टीशनिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें लिस्ट आप मैनुअली मेंटेन करते हो बजाय इसके ऑटोमेटिकली हो। ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, वर्टिकल में वही टेबल जो तुम दिमाग में लाए हुए हो पहले से, इस तरह की कि स्टूडेंट की टेबल है, उसमें ये 10 एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, आईडी है, नाम है, एड्रेस है, फोन है, और 2 लाख रिकॉर्ड है। अब बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टली करो, इसको रो वाइज करो, अब इसको कॉलम वाइज तोड़ना है। कॉलम वाइज तोड़ने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो पहले 5 कॉलम है ये हम एक टेबल में रख लें। ये जो इसने करके भी दिखाया था, ये देखो, पहले 5 एक टेबल में रख लें और बाकी जो 5 हैं वो अगली एक और टेबल में रख लें। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी टेबल जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब दोनों टेबल छोटी छोटी हो जाती है। नुकसान बहुत बड़ा ये है कि जब एक स्टूडेंट आता था तो पहले उसका तमाम डेटा तुम एक ही जगह से निकाल सकते हो, लेकिन अब तुम्हें उसका डेटा निकालने के लिए 2 टेबल्स में जाना पड़ता है, इसमें भी जाना पड़ता है और इसमें भी जाना पड़ता है। अगेन राइट रॉन्ग कोई नहीं है इसके अंदर। डीबीए ये देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस किस जगह पे स्लो। लाखों रुपए कमाते हैं डीबीए इन कामों के, इन्हीं कामों के तो कमाते हैं। डेटाबेस बनाना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये तो सबको आता है। ये वो काम है एफिशिएंसी वाले जो बड़े एक्सपीरियंस से आते हैं। तो वो एनालिसिस करता है कि भाई मेरी डेटाबेस किस जगह पे स्लो हो रही है और उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी चाहिए, वर्टिकल करनी चाहिए, डीनॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए। ये तमाम टेक्निक्स उसके पास अवेलेबल हैं जो वो उसको तेज करने के लिए यूज कर सकता है। रेप्लिकेशन इज ऑल्सो, हाँ ये भी ठीक है, ये भी इसके अंदर आना चाहिए। रेप्लिकेट करने का लफ्जी मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना ना, किसी चीज की कॉपी बनाने को रेप्लिकेट करना कहते हैं।
तो रेप्लिकेशन में ये होता है कि तुम पूरी की पूरी डीबी रेप्लिकेट कर देते हो। अच्छा, अब नादरा का एग्जांपल यहाँ पे अच्छा है। नादरा का डेटा सेंटर इस्लामाबाद में है, अगर मुझे नहीं पता कहाँ पे है, वैसे पाकिस्तान के बाहर ही होएगा। अगर इस्लामाबाद में है नादरा का डेटा सेंटर, विच मीन्स कि नादरा की डेटाबेस जो है वो फिजिकली इस्लामाबाद में पड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान ने उसको एक्सेस करना है। कराची से जिसने करना है वो पहले इस्लामाबाद तक आएगा डेटा लेने, फिर वापस कराची जाएगा रिस्पॉन्स लेके। गिलगित से करना है वो पहले इस्लामाबाद आएगा, सो ऑन। ठीक है। रेप्लिकेशन में ये होता है कि तुम डेटाबेस की एक वर्किंग कॉपी एक इस्लामाबाद में पड़ी हुई है, एक कॉपी लाहौर में रख देते हो, एक पेशावर में रख देते हो, एक कराची में रख देते हो। सेम डेटाबेस की कॉपीज 5 जगह पे रख देते हो। फायदा क्या है? फायदा सिंपल है, जिसने सखर से आना है वो पूरा इस्लामाबाद तक नहीं आएगा, वो कराची तक जाएगा, अपनी लोकल जो करीब तरीन सर्वर है उससे एक्सेस कर लेगा। तो ये रेप्लिकेशन होती है। जब डेटाबेसेस बहुत बड़ी हो जाती हैं तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रेप्लिकेशन। प्रॉब्लम्स भी बेतहाशा हैं इसमें, ये इतना आसान नहीं है काम। क्योंकि मसला ये है कि फिर इसको सिंक में रखना होता है ना, विच मीन्स कि अगर किसी बंदे ने अपना अंगूठा चेंज किया, फॉर एग्जांपल उसने इस्लामाबाद के ऑफिस में जाके कहा है कि जी मेरा ये अब थंबप्रिंट नया हो गया है, तो ये डेटाबेस के अंदर चेंज हुई है ना। अब ये चेंज 5 सेंटर्स में एक ही टाइम पे जानी चाहिए, वरना डेटाबेस करप्ट हो गई। वरना ये है कि कराची में कुछ और रिकॉर्ड पड़ा होगा, इस्लामाबाद में कुछ और रिकॉर्ड पड़ा होगा, और आपको ये समझ ही नहीं आएगी कि सही कौन सा गलत कौन सा है। तो रेप्लिकेशन इज नॉट जस्ट कि आपने एक डेटाबेस को कॉपी करके इधर रख दिया, उसमें इंतहाई सख्त ज़्यादा मेंटेनेंस होती है, उनको सिंक में रखना होता है, वरना काम सारा खराब हो जाता है। ये यूज़ होती है या नहीं? 100% यूज़ होती है, बेतहाशा यूज़ होती है। ठीक है। करनी पड़ती है। रेप्लिकेशन और क्लस्टरिंग तकरीबन एक जैसी चीज़ ही है। क्लस्टरिंग लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकली काफ़ी फ़र्क है। रेप्लिकेशन में ये है कि तुम डेटाबेस की पूरी कॉपियां अलग जगहों पर रख देते हो। क्लस्टरिंग में ये है कि तुम एक ही डेटाबेस को क्लस्टर कर देते हो, विच मीन्स कि तुम्हारी जो एक डेटाबेस है अगर वो इस्लामाबाद में एक सर्वर के ऊपर चल रही है तो उसको एक पे ना चलाओ, उसको 5 सर्वर्स पे चला दो इकट्ठा ही। लेकिन फ़र्क है ये, मतलब वो एक ही डेटाबेस 5 सर्वर्स पे इकट्ठे चल रही है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सर्वर ख़राब हो जाता है तो क्योंकि वो फाइल्स कॉपी हुई होती हैं बाकी 5 सर्वर्स पे, तो आपका वो ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है ना। तो क्लस्टरिंग हाई अवेलेबिलिटी के लिए करते हैं बेसिकली। सॉरी, मैं वापस आता हूँ। बिल्कुल भूल जाओ जो मैंने कहा है। होता तो यही है लेकिन अब उसने कुछ और किया हुआ है। रेप्लिकेशन का मतलब वही है जो मैंने आपको कहा है कि पूरी की पूरी डेटाबेस की कॉपीज डिफरेंट जगहों पे रखते हो। क्लस्टरिंग वो ये कह रहा है, which means to place records from different tables in adjacent locations called clusters। वो कहता है कि जब डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स जिस तरह टेबल में तरतीब लगी हुई है ना, उसी तरह से तुम फिजिकली डिस्क के ऊपर भी उसी तरतीब में रखो, ताकि एक्सेस स्पीड जो है वो तेज हो। मेन ये सारी गेम इस बात के ऊपर है कि जब तुम एक रिकॉर्ड एक्सेस करते हो तो डिस्क घूमती है, डिस्क घूम के उस जगह पे जाती है, वहां से तुम रिकॉर्ड उठाते हो, फिर डिस्क दोबारा घूमती है, फिर बाकी रिकॉर्ड उठाते हो। तो वो कहता है कि रिकॉर्ड्स को साथ साथ रख दो, एडजेसेंट फिजिकल लोकेशंस पे रख दो, ताकि, और इन लोकेशंस को बाय द वे क्लस्टर्स कहते हैं। ये जो आप इकट्ठा इकट्ठा करके रख दोगे इनको क्लस्टर्स कहते हैं, ताकि जब डीबी से आप डेटा एक्सेस करने आओ तो डिस्क को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी, वो एक ही जगह से एक ही क्लस्टर में से सारा डेटा उठा के आपको पकड़ा दे। अ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल विंडोज़ में भी हैं, क्लस्टरिंग की जाती है। तो सर जी, फिजिकल, क्लस्टर और जो क्लाउड स्टोरेज है ये सेम है फिर? नहीं 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 यार, क्लाउड तो कुछ और है। क्लाउड तो इंटरनेट पे स्टोरेज है। ये तो डिस्क की बात हो रही है, ये तो हार्ड ठीक है डिस्क की सर। बात हो रही है, एडजेसेंट लोकेशंस इन हार्ड डिस्क। क्लाउड तो ठीक इस है। कहानी में कहीं पे क्लाउड नहीं है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में टॉपिक्स क्या है? फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का जो बेसिक गोल है वो स्पीड तेज करना है, कि जब डेटाबेस एक्सेस की जाती है तो स्पीड तेज होनी चाहिए। बच्चों वाली बातें इसमें ये हैं कि तुम अच्छी हार्ड डिस्कें लगाओ, तेज इंटरनेट लगाओ, तेज नेटवर्क केबल लगाओ, तो जाहिर बात है तुम्हारी स्पीड तेज होएगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। एक स्टेज आती है जब डेटाबेसेस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ और टेक्निक्स चाहिए होती हैं। टेक्निक्स डीनॉर्मलाइजेशन है, टेबल्स को ज्वाइन करना, छोटी टेबल्स को जोड़ के बड़ी बनाना, ये डीनॉर्मलाइजेशन है। फिर पार्टिशनिंग है जो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है, विच मींस टेबल को तोड़ के छोटे हिस्से उसके बनाना, ये पार्टिशनिंग है। दो तरीकों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद तुम वो रेप्लिकेशन भी कर सकते हो, ये भी एक तरीके से फ़ायदा ही है, स्पीड ही तेज़ कर रही है। लेकिन रेप्लिकेशन बजाते खुद बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, पर डेफिनेटली स्पीड बढ़ा रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है। और उसके बाद क्लस्टरिंग है कि तुम जो टेबल के रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दो, एक क्लस्टर में रख दो, ताकि वो उठाना, जब वो उठाने के लिए आए जब डीबीएमएस, तो वो तेज़ी से उठा सके। ये है बस। अच्छा, ये लो भाई, अब कोई 10 लेक्चर्स जो है ना वो ये हैं। ये जो पीछे छोटा सा हिस्सा था ना, ये मिड से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। लो भाई, अब आपका काम शुरू होता है। ये पीछे से अगर कुछ समझ नहीं आई, रहने दो, जाने दो। अब सीक्वल करनी शुरू करो। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। जिस तरह सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, ये एक लैंग्वेज है जिसमें तुम क्वेरीज लिखते हो। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये लैंग्वेज है। जब तुमने डेटाबेस के साथ काम करना होता है, डेटाबेस से डेटा उठाना होता है, रखना होता है, तो तुम क्वेरीज के जरिए से करते हो। क्वेरी लिखते हो, तुम एक कमांड लिखते हो जिसके जरिए से डेटा इंसर्ट होता है, उठाते हो, रखते हो, जो भी करते हो। वो किसके अंदर लिखी जाती है? वो एक यूनिवर्सल जबान है, सीक्वल, जिसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है, तो सीक्वल लैंग्वेज सीखनी है हमने। अब ये बड़ी अजीब तरीके से आपकी किताब में पढ़ाई हुई है, मतलब इसमें बड़ी वो कमांड्स को डिटेल के साथ बड़ा पढ़ाया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो करनी तो पड़ेगी। इसके लिए नंबर 1 पे जो तुम्हें चीज़ चाहिए है, वो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे तुम सीक्वल लिख सको। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मेरे पास 2-3 हैं, 3 है वैसे तो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके ऊपर, ये माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के ऊपर, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट्स आती हैं वो इसके ऊपर आती हैं। तो ये आज इंस्टॉल कर लेना, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है। पूछना ना किसी से कैसे करना है, किसी से करवाना ना, खुद करना। ये आसान नहीं है, ठीक है? ये आसान नहीं है। इसको सिर्फ इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ, सीखने की तो भी आगे की बात है। ये सीक्वल सर्वर खोलोगे, इस तरह की विंडो आ जाएगी, कनेक्ट दबाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड पे कोई ये खुल जाएगा। जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। वो अगर कनेक्ट दबाओ और कनेक्ट नहीं होता तो तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, अच्छा, ये आसान नहीं है बाय द वे। तो गूगल इस्तेमाल करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, सीखो, खपो कि ये कैसे करना है। ठीक है, और करना यही माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। ठीक है, अ, ये मतलब नाम लिखना है, नाम लिख लो, जो भी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर तुमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी असाइनमेंट इसके ऊपर होती है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर एक डीबीएमएस है बेसिकली, जिसके अंदर, हाँ, ये लिखा भी हुआ है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। तो ये एक डीबीएमएस है बेसिकली, जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेरीज करेंगे, ये पार्टीशनिंग और ये सारे काम करके देखेंगे कि कैसे ये काम चलता है। ठीक है, बुक में से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी इंस्टॉल करने के लिए, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये सीधा मेरा ख्याल है बस, हाँ, ये बस सीधा अगले लेक्चर से ये पढ़ाना शुरू कर देगा कि सीक्वल लिखते हैं किस तरह, ये कमांड्स लिखवाना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास अभी बस 2-3 दिन है कि इसके अंदर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, यहाँ से मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूँगा, रुक जाओ बस यहाँ पे। अब को अगले 10 लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वल है, कि सीक्वल में कमांड्स कैसे लिखनी है हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसकी, उसके बाद उसको करके देख लेंगे, मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन एंड पे ये काम आपने हाथ से ही करना है, तो होना है। असाइनमेंट भी आपने ही करनी है, और इसी के ऊपर ही होनी है, वरना नहीं होनी। तो इंस्टॉल कर लोगे तो बेहतर है। दूसरा दिन यार मेरे साथ डिसाइड कर लो, बस फिर छुट्टी करो।
ठीक है। सर जी कोई भी वर्जन करना है इसका MS SQL का? इसको थोड़ा खपो पहले।